अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के 5th चैप्टर कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इथिक्स के रिमेनिंग टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो है आज का वो है मेलवेयर। मेलवेयर एक जनरल टर्म है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है ऐसे तमाम प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स के लिए जिनका काम कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती है, जो कंप्यूटर की वर्किंग होती है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करना होता है। ये आपके डाटा को करप्ट कर सकते हैं, आपके हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, आपके हार्डवेयर को डैमेज कर सकते हैं और जो है साथ साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो कर सकते हैं। हमारे पास जनरली तौर पे पहले कंसेप्ट ये था कि जितने भी मेलवेयर्स होते हैं यानी वायरसेस और दूसरी जितनी भी इनकी टाइप्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए सॉफ्टवेयर्स को ही करप्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर को डैमेज नहीं कर सकते। तो ये एक ओल्ड कंसेप्ट था हमारे पास कि जो है सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बहुत ज़्यादा हुआ तो हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाएंगे या जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ को करप्ट कर देंगे। लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली जा रही है तो हमारे पास मेलवेयर्स की भी टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि अब कुछ खास ऐसे डेजिग्नेटेड मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनसे आप किसी दूसरे इंसान के कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को भी, हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसा किस्म का वायरस होता है हमारे पास जो कि किसी भी कंप्यूटर के जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, जैसे सीपीयू का फ़ैन होता है, उसकी परफॉर्मेंस को ब्लॉक कर देता है। अब अगर आपके कंप्यूटर का अंदर का इंटरनल हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएगा तो उससे आपकी चिप्स जो होती हैं कंप्यूटर की, माइक्रो प्रोसेसर की, वो ओवर हीट होकर के ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ हमारी मेमोरी की चिप्स को, हार्ड ड्राइव्स को या हमारी रैम चिप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जनाब अब हम मेलवेयर्स की मुख्तलिफ टाइप्स की तरफ चलते हैं। जनरली तौर पर हम मेलवेयर्स को 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से जो पहली कैटेगरी है उनकी वो कहलाती है कंप्यूटर वायरसेस। तो कंप्यूटर वायरसेस एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका काम कंप्यूटर के अंदर जो है अपनी कॉपीज़ बनाना और डाटा को करप्ट करना या कंप्यूटर की जो भी एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करना होता है। वायरसेस आपके कंप्यूटर में आपकी बिना परमिशन आपके डाटा को करप्ट कर सकते हैं, आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और या तो आपका एक्सेस भी जो है वो डिनाई कर सकते हैं, यानी कि आपके कुछ सेक्टर्स को या ओवरऑल कंप्यूटर को भी इनएक्सेसिबल बना देंगे आपके लिए। लेकिन वायरसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं हो जाते बल्कि ये ह्यूमन डिपेंडेबल होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। यानी कि अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम को रन करते हैं जिसके साथ वायरस फाइल अटैच है या आप खुद उसको एक्सेस देते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं वायरस फाइल को बिल्कुल किसी धोखे में, तो फिर वो वायरस अपना काम शुरू करता है। वरना अदरवाइज़ वो डॉर्मेंट स्टेट में रहता है, वो खुद ब खुद जो है आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना शुरू नहीं कर देता। तो अगर कभी गलती से आप कोई ऐसी फाइल डाउनलोड कर लें नेट से या आप कोई ऐसा प्रोग्राम रन कर दें जिसके साथ वायरस ऑलरेडी अटैच हो तो वो आपके एग्जीक्यूशन मिलने पर ही ये सारे काम करना शुरू करता है। तो जनरली तौर पे वायरसेस जो होते हैं वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर आप जब तक उनको खुद से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दूसरी जो हमारे पास टाइप होती है वो है वॉर्म की सूरत में। वॉर्म एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अपनी रेप्लिकेशन कर लेते हैं और उनको आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये ह्यूमन इंडिपेंडेंट होते हैं और एक दफ़ा अगर वॉर्म का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में कॉपी होके आ गया कहीं से तो वो खुद ब खुद जो है बैकग्राउंड के अंदर विदाउट आपकी इंटरवेंशन के खुद ब खुद आपके कंप्यूटर को डैमेज पहुंचाता रहेगा। ये बेसिकली करता ये है कि ये डुप्लीकेशन करता है। एक वॉर्म प्रोग्राम जो होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जंक फाइल्स क्रिएट करता है और आपकी मेमोरी को गार्बेज से भर देता है और आपकी जितनी भी जो फाइल्स होती हैं उन सब की जो है वो बैकग्राउंड में कई कई कॉपीज़ बनाता रहता है, जिससे आपकी जो है फिजिकल मेमोरी जो होती है वो ऑलमोस्ट शॉर्ट हो जाती है आपके कामों के लिए। कुछ वॉर्म प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स को डिलीट भी करते रहते हैं जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्रैश भी हो जाता है। तीसरा जो हमारे पास मेलवेयर प्रोग्राम की टाइप होती है वो कहलाता है एडवेयर। एडवेयर बाकी तमाम कंप्यूटर मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स के अंदर जिसमें वायरसेस, वॉर्म्स आ जाते हैं और स्पाईवेयर्स वगैरह आ जाते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा कम नुकसान पहुँचाता है। सबसे कम कैसे नुकसान पहुँचाता है? क्योंकि ये आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनवाइंग क्रिएट करता है, आपके लिए एनवाइंस क्रिएट करेगा, बाकी आपके डाटा को करप्ट वगैरह नहीं करता। एडवेयर का मतलब होता है एडवर्टिजमेंट सॉफ्टवेयर्स। एडवर्टिजमेंट सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ जो है आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच होते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के साथ अटैच होते हैं। ये एडवर्टिजमेंट के तौर पे एक दफ़ा आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं और जब आप उस एडवर्टिजमेंट पे खोलते हैं
तो आपके सामने बहुत सारी पॉपअप विंडोज़ एक साथ ओपन हो जाती हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, जो आपने क्लिक भी नहीं की होती हैं और इंटेंशनली आप उनको देखना या व्यू करना नहीं चाहते। तो ये जो एडवेयर बम्प्स होते हैं ये सारे के सारे स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ जो है अटैच या एडवर्टिजमेंट के साथ अटैच किए जाते हैं, ताकि जो है आपके सामने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एडवर्टिजमेंट एक दफ़ा डिस्प्ले कर दी जाए। कुछ एडवेयर सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि आपका जो ब्राउज़र के अंदर जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होता है उस सर्च इंजन को भी चेंज कर देते हैं और उसकी जगह वो जो है अपना जो स्पॉन्सर्ड ब्राउज़र होता है वो उसके पेज को बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेटिंग में सेट कर देते हैं। तो फिर आप दोबारा से जा कर के आपको सेटिंग से चेंज करना पड़ेगा अपना सर्च इंजन। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सारे एडवर्ट्स कहलाते हैं। तो जनरली तौर पे ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते आपके डाटा या हार्डवेयर को, ये सिर्फ और सिर्फ आपको तंग करने के लिए और मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट के पॉपअप्स एक साथ डिस्प्ले कर देते हैं। चौथी टाइप जो होती है हमारे पास मेलवेयर प्रोग्राम्स की, वो जो है ना जेम्स बॉन्ड जैसे होते हैं। उनका काम वही होता है जो जेम्स बॉन्ड का होता है, इसीलिए उनका नाम भी स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी का डाटा स्टील कर सकते हैं। तो ये जो है इंटेंशनली तौर पे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं जिससे आप जो है टारगेटेड पर्सन के एक दफ़ा अगर कंप्यूटर में रन हो जाए या उसके कंप्यूटर में चला जाए तो ये वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देता है। अब ये स्पाईवेयर्स जो होते हैं ये हमारे पास इतने मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद हैं कि इनसे बचना जो है ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कुछ स्पाईवेयर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट टारगेटेड होते हैं, यानी कि इंटेंशनली बनाए जाते हैं, और कुछ हमारे पास जो होते हैं वो हमारे जो हम प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं उनके साथ बाय डिफ़ॉल्ट वो एग्रीमेंट के अंदर मौजूद होते हैं कि भाई आपका यूज़र डाटा जो होगा वो आपकी कंसेंट से जो है वो सेंड किया जाएगा। तो जब आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स या ब्राउज़र्स वगैरह अक्सर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपसे ऑप्शन देता है कि भाई सेंड यूज़र इन्फॉर्मेशन या सेंड द स्टैटिस्टिक्स। तो सेंड स्टैटिस्टिक्स के नाम से जब ये आपसे ऑप्शन दे करके जो है ना कंसेंट ले रहा होता है तो ये कर यही रहा होता है कि आपका डाटा जो होता है वो आपने यूजेज क्या भी जो भी की होती है वो आपकी सारी की सारी यूजेज रिपोर्ट जो है ना वो कंपनी को सेंड कर रहा होता है, और आगे फिर आपका डाटा जो होता है वो मुख्तलिफ जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस में बेचा जाता है और उसकी मदद से जो है ये एक पूरी एक फील्ड है डाटा साइंस जिसको कहा जाता है। तो डाटा साइंस वाले करते क्या है, ये सारा ब्राउजिंग डाटा कलेक्ट करते हैं, इसके बिहाफ पर जो है ये एक पैटर्न बनाते हैं कि कौन सी एज के लोग किस किस्म के यूज़र्स किस किस्म की प्रोडक्ट्स को या किस चीज़ को लाइक ज़्यादा कर रहे हैं। फिर उसी के ऊपर वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं और मुख्तलिफ जो है अपनी प्रोडक्ट्स बेचने वालों को ना वो डाटा आगे सेल आउट किया जाता है। तो जनाब ये स्पाईवेयर्स हमारे जेम्स बॉन्ड वाले सॉफ्टवेयर्स हो गए। ये इन चारों सॉफ्टवेयर ये जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं सारे मेलवेयर्स, तो इनके हमारे कंप्यूटर में फैलने की वजूहात क्या होती हैं, ये हम तक पहुंचते कैसे हैं और ये आगे फैलते कैसे हैं। तो इनके फैलने की 3 बेसिक वजूहात होती हैं। पहली वजह तो होती है कि वो ये जितने भी वायरसेस होते हैं ये हम तक USB फ्लैश ड्राइव या CDs के ज़रिए आते हैं। अगर आप किसी भी पर्सन की USB अगर सिस्टम में इंसर्ट करते हैं और आपको नहीं मालूम कि वो पहले से ही जो है ऑलरेडी उसने कोई ऐसी फाइल्स डाउनलोड या कॉपी करी हुई हैं उस USB के अंदर जिसमें वायरस कंटेंट्स मौजूद हैं, तो जैसे ही आप अपनी वो फ्लैश डिस्क लगाते हैं वो ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो वो ड्राइव कनेक्ट होते ही वो वायरस ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में भी कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से अक्सर जो हमारे पास जो CDs होती हैं उनके अंदर भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डाटा होता है जो हमने बर्न किया होता है, तो अगर उस डाटा के साथ वायरस फाइल्स अटैच होती हैं तो वो साथ साथ वो भी उसके ऊपर जो है ना राइट डाउन हो जाती हैं CDs के अंदर, और जब वो एक दूसरे कंप्यूटर में उनको रन किया जाता है तो वायरसेस भी साथ साथ फैलाती रहती हैं वो। दूसरा तरीका जो सबसे कॉमन है हमारे पास वायरस को गेन करने का वो है इंटरनेट डाउनलोड्स। मुख्तलिफ जो है हमारे पास अनसिक्योर्ड सोर्सेज होती हैं जहाँ की जो फाइल्स होती हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती या ट्रस्टेड सोर्सेज नहीं होती कि वहाँ जो कंटेंट मौजूद है वो कंटेंट वायरस फ्री मौजूद है कि नहीं है। अक्सर हम बहुत से जो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, कोई गेम डाउनलोड कर रहे होते हैं, क्योंकि ओरिजिनली पे तो करना नहीं होता हमने, तो हम सोचते हैं कि कहीं से उसकी फ्री कॉपी मिल जाए। तो जब इस इंटेंशन के साथ हम नेट पर कोई चीज़ सर्च करते हैं कि हमें उसकी फ्री कॉपी मिल जाए, तो फ्री कॉपी तो आसानी से मिल भी जाती है अक्सर औकात, लेकिन वो साथ साथ जब वो डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो जो उसका जो सर्वर होता है वो साथ साथ हमें फ्री में कुछ गिफ्ट भी देता है वायरसेस की सूरत में। तो वो जब हमारे पास डाउनलोड हो जाते हैं तो फिर हमारा कबाड़ा हो जाता है। तो इंटरनेट डाउनलोड्स हमेशा बहुत ही एहतियात के साथ करनी चाहिए। वेरीफाइड ट्रस्टेड सोर्सेज से अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप फाइल हिपो या दूसरी वेबसाइट से जो कि पहले स्कैन किया हुआ होता है उन्होंने और वायरसेस की गारंटी होती है कि इसके अंदर वायरसेस नहीं है, तो आप ऐसे ही ट्रस्टेड सोर्सेज से वेबसाइट से डाउनलोड करें डाटा। हर किसी छोटी मोटी वेबसाइट से जिसकी सोर्सेज कंफर्म ना हो डाटा डाउनलोड मत करें।
इसी तरीके से हमारे पास तीसरा जो तरीका है वायरस को ट्रांसफ़र करने का वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क का मतलब आपको पता है कि भाई इंटीग्रेशन, 2-3 कंप्यूटर्स एक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुए हैं। तो अब एक प्लेटफॉर्म से अब कनेक्ट हुए हैं तो सबका डाटा भी एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो फिर अगर वायरस उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है तो उस वायरस वाले प्लेटफॉर्म पे जो कनेक्ट होगा उन सबके पास वो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो नेटवर्क्स जो होते हैं, इवन मोबाइल टू मोबाइल जब हम एक दूसरे के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन करते हैं तो उस पर भी जब हम फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो अगर एक डिवाइस के अंदर इन्फेक्टेड फाइल्स मौजूद हों तो वो दूसरे मोबाइल डिवाइसेस में ट्रांसफ़र ईजिली हो जाती हैं। तो नेटवर्क कनेक्शन के वक्त भी आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए कि भाई कोई ऐसी फ़ाइल डाउनलोड ना करें जिसके अंदर पहले से वायरसेस मौजूद हों, और उसको रन करने की तो ज़रूरत नहीं है, पहले स्कैन ज़रूर कर लिया करें। चौथा हमारे पास मोस्ट पॉपुलर तरीका जो है वो वायरसेस भेजने का वो है ईमेल। एक वक्त था ये सबसे टॉप पर आया करता था कि लोगों को जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की ईमेल्स आया करती थी, और वो भी ऐसी ऐसी सोर्सेज से आया करती थी जो कि उनको कोई मतलब उनकी फ्रेंड लिस्ट में से भी नहीं होते थे, ना कोई जानने वाले। लेकिन वो ईमेल कुछ ऐसी दिलकश किस्म की होती थी, उसकी सब्जेक्ट लाइन ऐसी इंटरेस्टिंग होती थी कि लोग फ़ौरन से टक करके बिना सोचे समझे उसको क्लिक कर लेते थे। और जब क्लिक करते थे या जो फाइल उसके अंदर होती थी उसको डाउनलोड करते थे तो पता चला जनाब साथ में वायरस भी आ गया उनके पास। तो ईमेल वायरसेस या जो ईमेल अटैचमेंट्स होती थी वो बहुत ज़्यादा जो है एक वक्त में कॉमन सोर्स ऑफ वायरस ट्रांसफ़र हुआ करती थी। अब तो जीमेल ने और याहू ने ऐसी सर्विसेज निकाल दी हैं कि उनके जो भी अटैचमेंट आप अपलोड करते हैं या जो जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो अब तो काफ़ी हद तक उन्होंने जो है ना सिस्टम सिक्योर कर लिया है कि उन्होंने पहले से ही जो है वो वायरस के लिए फ़ाइल को स्कैन करते हैं। अगर आप भी कोई फ़ाइल अपलोड कर रहे होंगे और उस फाइल में वायरस होगा ना तो वो स्कैन करते वक्त ही आपको बता देंगे कि करप्टेड फाइल है। इसी तरीके से जब आप कोई फ़ाइल, आपके पास कोई ईमेल आती है और आप उस ईमेल की अटैचमेंट को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो डाउनलोड करने से पहले वो खुद स्कैन करके मेक श्योर करते हैं कि आपके पास वायरस की कॉपी ट्रांसफ़र ना हो। जहाँ तक वायरस का ताल्लुक है तो वायरस की बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री भी है कि सबसे पहले जो है वायरसेस जो है वो एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने बनाए थे। कोई 2 भाई थे जिन्होंने जो है एक वायरस बनाया था, लेकिन वो फिर गलत तरीके से पाकिस्तानी खुश होते रहते हैं कि भाई हम बड़े फ़ख्र होता है कि भाई हमने पहले वायरस बनाया था। तो कोई भाई तकरीबी उसके लिए थोड़ी ना बनाया था वायरस उन लोगों ने। जो सबसे पहला वायरस था, वायरस एक्चुअली एक प्रोग्राम होता है, कोड होता है, और जैसा उसको कहेंगे वो वैसा करेगा। प्रोग्राम्स का काम यही होता है कि आपने कंप्यूटर से कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कराना होता है। तो जो सबसे पहले वायरस जो कि अक्सर पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है, ब्रेन करके कुछ वायरस था। तो वो जो वायरस उन्होंने बनाया था तो वो वायरस उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया था इंटेंशनली। वो वायरस उन्होंने बनाया था अपनी रिसर्च को सेव करने के लिए। वो किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च वगैरह करे तो उनका रिसर्च डाटा था। अब वो उनको ये था कि जो है बहुत से लोग मेहनत करते हैं, थीसिस करते हैं, और बहुत से लोग जो है उनकी जो रिसर्च होती है, जो थीसिस होती है, वो सिर्फ उसकी कॉपी पेस्ट मारते हैं और आगे जो है ना पब्लिश कर देते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ से बचाने के लिए, जिस टॉपिक पर वो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिसर्च को प्रोटेक्ट करने के लिए उस रिसर्च के साथ एक कोड रखा था जो कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था कि अगर कोई इसको जो है अनऑथोराइज एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसका कंप्यूटर जो है ना वो मेल फंक्शन कर जाएगा, तो वो उस फाइल को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो वो इस इंटेंशन के तहत पहला वायरस बनाया गया था। फिर बाद में अब ये हमारी अपनी आइडियोलॉजी होती है, फिर अपनी सोच होती है कि अब हम प्रोग्राम किस पैटर्न पे या किस इंटेंशन के तहत लिखना चाहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो जो है वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक कोड्स को एग्जीक्यूट करने वाली मशीन है। जैसा कोड लिखेंगे आप वो वैसे काम करेगी। आप इसके ज़रिए ऐसा कोड बनाएं जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन को डैमेज कर सके तो वो आपका इंटेंशनली एक वायरस बम बन जाएगा। तो अच्छा भाई, जिस तरह से हमारे पास वायरस एक प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंटेंशनली डैमेज कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि इन्हीं वायरसेस को सर्च करते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी कोडिंग, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपकी परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डैमेज कर सकता है। तो उसको सर्च करने के लिए जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम एंटीवायरस कहते हैं। तो एंटीवायरस जो होता है वो हमारे पास मदद करता है ऐसे प्रोग्राम्स को सर्च करने और फिर उन प्रोग्राम्स को, उन फाइल्स को, इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए। तो ये समझ लें कि वायरस बीमारी है तो एंटीवायरस दवाई है आपके लिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीवायरसेस हैं जिनका आपकी बुक में जिक्र किया गया है, जैसे एवास्ट हो गया, नॉर्टन हो गया और मैकफी हो गया। तो ये सारे हमारे पास जो है वो जानी मानी मशहूर कंपनियां हैं जिनके एंटीवायरसेस काफ़ी मशहूर हैं। इसके अलावा एक का जिक्र नहीं किया इन्होंने यहाँ पे, वो है एवीरा का एंटीवायरस। तो मैं पर्सनली तौर पे एवीरा का ही एंटीवायरस यूज़ करता हूँ। तो वो भी बड़ा जो है लाइट वेट, बहुत हल्की सी फाइल होती है, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन वो भी इसी तरीके से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन में जो है ना बहुत कम एंटीवायरसेस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा आपको फीचर्स दें या प्रोटेक्शन दें।
वो बाद में ऑप्शन देते हैं कि भाई आप उसको परचेस करेंगे तो वो आपकी फुल टाइम सिक्योरिटी और बहुत सारे जो है ना आपको पैकेजेस देंगे कि आपको स्पाईवेयर से भी बचाएंगे और दूसरे मेलवेयर से भी बचाएंगे। वरना जनरली तौर पे अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करते हैं एंटीवायरस का तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पीसी तक लिमिटेड होता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स मौजूद हैं वो सिर्फ उनको जो है स्कैन करके बता सकता है कि इसके अंदर वायरसेस कहाँ कहाँ हैं और किसी हद तक उनको क्लीन कर सकता है। एक चीज़ और वायरसेस के एंटीवायरस के साथ याद रखिएगा कि वक्त के साथ साथ दवाइयाँ बेहतर होती जाती हैं और बीमारियाँ भी डेवलप होती चली जाती हैं, तो बीमारियों के साथ साथ दवाइयों को भी डेवलप होना पड़ता है। तो हमारे पास जितने भी एंटीवायरसेस होते हैं इनके साथ भी यही एक सूरत हाल अटैच होती है जिसको हम अपडेट कहते हैं। अगर आपने कोई एंटीवायरस अपने सिस्टम में डाला हुआ है लेकिन वो आपका जो एंटीवायरस है वो अपडेट नहीं है, तो क्या होगा, वो जो आने वाले जो नए दौर के जो वायरसेस हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, तो आपके कंप्यूटर जो होता है वो वुल्नरेबल हो जाएगा। वुल्नरेबल का मतलब ये कि उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दूसरे जो नए दौर के जो वायरसेस हैं उनसे इन्फेक्ट हो सकता है, डाटा थेफ्ट हो सकता है और आप हैक हो सकते हैं। तो जो भी वायरस आप इंस्टॉल करें उसके साथ ये ज़रूर देख लिया करें कि उसमें फ्री अपडेट का ऑप्शन है कि नहीं है। अगर अपडेट का ऑप्शन है फ्री में तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली तौर पर जो वायरसेस होते हैं जैसे एवीरा का वायरस है वो फ्री में अपनी फाइल्स को अपडेट करता रहता है, लेकिन ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कंपनियां भी बिज़नेस खोल के बैठी हुई हैं तो फ्री में आपको सारी चीज़ें तो नहीं अवेलेबल होंगी, लेकिन ये कि बहरहाल किसी हद तक अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। फिर अगर आपका सीरियस लेवल पे काम है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर तो आपको जो है ना इतने पैसे नहीं बचाने चाहिए, बल्कि कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर हमेशा परचेज़ करना चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो फिर तो आपकी सिक्योरिटी, आपका डाटा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो फिर आपको चाहिए है कि बजाय इसके कि आप फ्री कॉपीज़ लें, आप एक दफ़ा लाइसेंस कॉपी लेकर के जो है अपने सिस्टम को 100% सेफ़ एंड सिक्योर बना लें। उसके बाद अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है कीपिंग द बैकअप ऑफ डाटा। डाटा का बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है कि इन केस कि अगर आपका सिस्टम किसी मेलवेयर अटैक की वजह से क्रैश कर जाता है तो आपके पास फिर भी कुछ जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ डाटा आपका बैकअप पे सेव हो। तो अब बैकअप पे पहले तो हमारे पास ये हुआ करता था कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जब इतनी अच्छी नहीं थी तो लोग सीडीज़, डीवीडीज़ या फिर मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर डाटा को स्टोर किया करते थे। अब आज का दौर जो है वो स्टोरेज का वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरह की स्टोरेज होती है कि आप भले से पाकिस्तान में बैठ के काम करें या आप ट्रैवल करते हुए पाकिस्तान से कनाडा जाएं, कनाडा से अफगानिस्तान जाएं, कहीं भी ट्रैवल करें, आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम हर जगह उठा के लिए फिरने की ज़रूरत नहीं है। USB, फ्लैश ड्राइव, लैपटॉप कुछ भी ना हो आपके पास, आप जो है सिर्फ अपना डाटा जो है वो क्लाउड स्टोरेज पे डाल दें और उसके बाद आप उसको क्लाउड स्टोरेज पे डाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जब हमने बताया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो मैंने वन ड्राइव का जिक्र किया था। तो वन ड्राइव गूगल ड्राइव की तरह एक ऑप्शन है जिसमें सिंक्रोनाइजिंग एबिलिटी है कि आप अपनी जो भी फाइल कंप्यूटर पे बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, अगर आपने उसको वन ड्राइव के ऊपर सेव कर दिया तो आप उसे दुनिया से किसी भी हिस्से से एक्सेस करके वन ड्राइव अकाउंट के ज़रिए नॉर्मली आप दोबारा से उसके ऊपर एडिटिंग कर लें तो वो आपकी क्लाउड पे एडिट होकर सेव हो जाएगी और आप कहीं पर भी हों उसको आप किसी भी कंप्यूटर से अपने अकाउंट का खाली पासवर्ड वगैरह डाल करके एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप डाटा का बैकअप भले से किसी भी रखें हैं, अपनी USB में रखें या क्लाउड स्टोरेज पर रखें, क्लाउड स्टोरेज का डाटा प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है कि एक दफ़ा क्लाउड पर डाटा होगा तो आपका हार्डवेयर अगर करप्ट भी हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो कोई मसला नहीं, आपका बैकअप डाटा ड्राइव पर मौजूद होगा। तो आप हर जीमेल अकाउंट के साथ एक अदद आपके पास ड्राइव अकाउंट फ्री में बन जाता है और 15 GB की क्लाउड स्टोरेज आपको फ्री में मिल जाती है। तकरीबन 15 GB का आप एक ईमेल एड्रेस के ऊपर अपना डाटा क्लाउड के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म का मतलब होता है किस तरीके से आप अपनी एक्सेस को ऑथेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं सही बंदा हूँ, मैं ही इस कंप्यूटर का यूज़र हूँ और मैं ही इसको आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म कहलाती है। जैसे आप अपने मोबाइल के ऊपर के कोई दूसरा बंदा एक्सेस ना करे, आप उसके ऊपर एक पैटर्न, पासवर्ड और जहान भर की सिक्योरिटी लगा देते हैं कि मेरा मोबाइल ना कोई और खोले नहीं, तो वो जो सारी प्रोटेक्शन आप लगाते हैं वो सब जो है ना ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म कहलाता है। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म 3 तरह से डेवलप किया जा सकता है। पहला तरीका तो होता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये बड़ा कॉमन तरीका है कि आप अपना कोई ख़ास एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है या पैटर्न जो है वो इंटर कर दें। तो जब भी आप कंप्यूटर लॉगिन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करो, जैसे फेसबुक की ID में होता है या जीमेल अकाउंट के साथ होता है आपका कि आप एक यूज़र नेम डिसाइड करते हैं और पासवर्ड डिसाइड करते हैं। तो वो आपका फर्स्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म होता है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है आपकी।
इसके अलावा जो आप एक और काम कर सकते हैं वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको पिन नंबर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने ऊपर जी ड्राइव का जिक्र किया था, गूगल वन ड्राइव का, तो उससे रिलेटेड एक दिलचस्प बात बता दूँ आपको कि कुछ हमारे पास जो ऑथेंटिकेशंस होती हैं वो सिर्फ आईडी बेस होती हैं, और कुछ हमारे पास ऑथेंटिकेशन जो होती हैं वो आईडी प्लस डिवाइस बेस होती हैं, कि आईडी के साथ साथ आपकी डिवाइस का भी जो एड्रेस होता है, मैक एड्रेस जो होता है, वो भी आपके ऑथेंटिकेशन में जा रहा होता है। और अगर दोनों चीज़ें मैच ना हो रही हो, यानी कि कोई दूसरे डिवाइस से आपकी आईडी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ जगहों पर ये सिक्योरिटी फीचर होता है कि वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो गूगल ड्राइव में या किसी और कुछ और ड्राइव्स वगैरह के अंदर ये फीचर्स होते हैं कि आप जो है वहाँ पर ये दोनों चीज़ें अपनी सेट कर सकते हैं। तो आप की फिर एक वेरिफिकेशन ये हो जाएगी कि सिर्फ इस परमानेंट डिवाइस ही से जिस पे आपका अकाउंट मौजूद है, सिर्फ इसी से ये एक्सेस किया जा सकता है और किसी दूसरे डिवाइस से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ हमारे पास होती है जिसको हम पिन कहते हैं। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो एटीएम कार्ड्स या डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं हमारे पास, उनके साथ एक पिन नंबर होता है कि कार्ड खाली इंसर्ट करना काफ़ी नहीं होता, कार्ड के साथ साथ आपको अपना पिन नंबर भी इंसर्ट करना पड़ता है, तब जा कर के आप अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। आपको अपनी पिन कोड किसी को भी, कितना ही क्लोज फ्रेंड फैमिली का मेम्बर हो, नहीं देना चाहिए है, अनलेस एंड अनटिल आप उनको ट्रस्ट करते हो। और कोशिश करें कि भाई आप अपनी जितनी भी जो सिक्योरिटी की जो चीज़ें होती हैं, अपने पासकोड्स वगैरह या आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, इनको किसी लूज शीट पर रख करके इधर उधर ना सेव करके रखा करें। या बहुत से लोगों की आदत होती है कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट बना करके ना वो सारी चीज़ें टाइप करके रख लेते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग करते हैं कि भाई याद दहानी नहीं रहती तो इन चीज़ों को लिख करके रख लेते हैं। लेकिन चूँकि मैंने कहा कि डिजिटल जो भी चीज़ होती है ना वो टोटली अनसिक्योर होती है आपकी, ठीक है, कि आप जो भी डाटा अपने पास डॉक्यूमेंट्स की सूरत में रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, उनको एक्सेस बहरहाल किया जा सकता है। तो आपका पिन नंबर इस तरीके से अगर स्टोलन हो गया तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा हमारे पास जो तरीका है वो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हमारे पास ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का एक ऐसा सिक्योर तरीका है जिसमें रियल पर्सन की मौजूदगी लाजमी होती है। इसीलिए इसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहते हैं कि आपकी किसी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को यूज़ करके रियल टाइम एक्सेस को पॉसिबल बनाया जाता है। बाकी सारे जो हैं पिन कोड हो गया या जो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया, ये जो है वर्चुअली भी एक्सेस किए जा सकते हैं कहीं से भी बैठ करके, लेकिन रियल टाइम आइडेंटिटी वो सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से ही पॉसिबल है। जैसे आप फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं तो आपकी फिंगर का होना लाजमी है, अगर फिंगर ही नहीं होगी ऑन द स्पॉट तो आप एक्सेस कैसे करेंगे। इसी तरीके से बहुत सी जगहों पर रेटिनल स्कैन होते हैं, कहीं पर आपका वॉइस पैटर्न मैच किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कहलाती हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने हर इंसान को एक यूनिक जो है फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, यूनिक एक रेटिनल स्कैन दिया हुआ है, और साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ, एक यूनिक हमारा जो होता है वो टंग इम्प्रेशन भी होता है। शुक्र है किसी को टंग वेरिफिकेशन दिमाग में नहीं आया, वरना सोचें बार बार ज़बान लगा करके कौन इंटर होता। तो शुक्र है हम बच गए कि टंग इम्प्रेशन हमारे पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में यूज़ नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स का। 3 तरीके की ऑथेंटिकेशन हमने आपको बता दी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोफेशनल एथिक्स इन कंप्यूटर फील्ड। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स कहते हैं अखलाकियात को, कुछ अदब, आदाब, तमीज़, तहजीब, ये सारी चीज़ें एथिक्स कहलाती हैं। हर फील्ड में एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर काम से पहले काम के कुछ मैनर्स होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब आप एक टीचर को होमवर्क लिख के देते हैं तो हमेशा टीचर का फोकस क्या होता है कि भाई आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, नीट एंड क्लीन काम किया हो। ये नहीं कि आपके जो भी पेंट ब्रश हाथ में मिला और आपने कॉपी के ऊपर कीड़े बनाए, कॉकरोच दौड़ाया और सबमिट करा दिया होमवर्क। तो फिर अगर आप सबमिट करा दें तो खूबसूरत सा एक अंडा भी मिलता है आपको। तो काम करने के कुछ मैनर्स होते हैं, एक आदाब होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर की फील्ड में भी हैं कि भाई जो भी आप काम करें तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों का, बातों का ख्याल रखें। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक कंप्यूटर के कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड्स वगैरह डेवलप करते हैं, या सबसे आसान आप जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो इंस्टॉल करते हैं, तो हमेशा कोशिश किया करें कि आप इसमें जो है लीगल सॉफ्टवेयर्स को जो है इंस्टॉल करें, ऑथर को पे करें, ठीक है ना। और अगर आप किसी की कोई ऑनलाइन कोई कोड को यूज़ करते हैं तो उसको क्रेडिट देना ना भूलें, ठीक है भाई। और आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके किसी को तंग ना करें। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल कंप्यूटर एथिक्स में काउंट की जाती हैं। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई,
देखें, अगर एक्यूरेट, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका काम डाटा को प्रोसेस करना है, अगर आप उसको डाटा ही गार्बेज देंगे तो उसके बाद उसका आउटपुट भी गार्बेज ही होगा। वो कहते हैं ना, गार्बेज इन इज इक्वल्स टू गार्बेज आउट। तो गलत आप डाटा के साथ अगर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आंसर गलत आएगा। फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आप डाटा ही गलत एक्सट्रैक्ट करें, सवाल में से गलत डाटा लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो आंसर कोई सही थोड़ी आएगा, गलत आएगा। तो इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी बेइंतहा इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर के मामले में, कि आप जो भी डाटा इंसर्ट कर रहे हैं या जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जो आपकी डाटा की सोर्सेज हैं उनका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ आगे डाटा प्रोसेसिंग करेंगे, या कोई इवन आप प्रोग्रामिंग के बजाय डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपकी सोर्सेज सही नहीं है, वैलिड नहीं है, आपने सिर्फ ख्यालों पे, तुक्कों पे कोई बात लिखी है, तो वो जो है आपका इनएक्यूरेट डाटा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या इनएक्यूरेट डाटा की वजह से आपके नताइज बहुत भयानक भी हो सकते हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पे अभी रिसेंट जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वैक्सीन पे, बहुत जो है ना पेशेंस के साथ काम लिया जा रहा है कि वैक्सीन तो बहुत से लोगों ने, बहुत से मुल्कों ने और कंपनीज़ ने बनाई हैं, लेकिन ये है कि इतने जल्दी जो जितने भी हमारे पास मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो किसी एक वैक्सीन को 100% जो है उस पर राय कायम नहीं कर रहे कि भाई ये इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वैक्सीन्स जो होती हैं उनकी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है। खाली ये थोड़ी ना होता कि आपने एक बीमारी के ऊपर रिसर्च करी और उसके ऊपर जो है देखा कि कौन सा केमिकल उसके लिए इफ़ेक्टिव है और उस बीमारी को ख़त्म कर देता है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, इसमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमंस के डीएनए भी तो देखें इतने मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ब्लड ग्रुप्स अलग अलग किस्म के होते हैं, एज वाइज वेरिएशन होती हैं। तो एक वैक्सीन सब लोगों पर एक सा असर थोड़ी ना रखती, किसी के लिए वो फ़ायदेमंद होगी तो किसी के लिए नुकसानदेह होगी। ठीक है भाई। तो ये सब करने के बाद फिर डाटा जो है कंपाइल किया जाता है। तो अगर कोई कंपनी अगर इनएक्यूरेट डाटा कंपाइल करके आगे सेंड आउट कर देती है हेल्थ डिपार्टमेंट को और वो चीज़ अप्रूव हो जाती है, तो उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे पास एक गलत दवाई मार्केट में अवेलेबल होगी और कोई शख्स जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी सही, उसके ऊपर वो चीज़ नहीं फिट बैठती थी, वो उसको यूज़ करके नुकसान उठाएगा। अब हमारे पास लास्ट जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स आ रहे हैं वो कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से आ रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है आईपीओ के नाम से। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम क्या है पूरी दुनिया में, वो तमाम चीज़ें जो किसी भी इंसान की इंडिविजुअल तख्लीक हो, उसके दिमाग की या उसकी सलाहियतों की वजह से जो चीज़ें तख्लीक में आती हैं, वो चीज़ें उस चीज़ों पर, उस क्रिएशन के ऊपर उस इंसान का अथॉरिटी का या ऑनरशिप का हक होता है। अब अगर आप किसी की बनाई हुई किसी भी मेहनत के ऊपर आप अपना टाइटल लगा दें तो सोचें ज़रा उसको कैसा बुरा लगेगा। ठीक है ना? या कोई आपके काम के साथ कोई आपने मेहनत की और इन दी एंड कोई जिसने वो मेहनत ही ना की और रातों रात बस आपकी मेहनत की वो चीज़ बनी बनाई उठाए और अपने नाम से मार्केट में पब्लिक कर दे कि जी ये तो मैंने बनाई है, उसके पास क्या सबूत है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो ये बहुत बुरा लगेगा। तो ये इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं, अखलाकियात के ख़िलाफ़ हैं। आप अमीर तो हो जाएंगे ऐसा करके, लेकिन जो है आप जो सही डिज़र्विंग बंदा था उसकी आपने मेहनत को सही क्रेडिट नहीं दिया, तो ये चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक बाकायदा इदारा मौजूद है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, और ये मेक श्योर करती है कि मुख्तलिफ जो क्रिएशंस होती हैं उसके लिए ऑथर को, उसके ऑनर को सही तौर पे क्रेडिट मिल सके, रिवॉर्ड मिल सके। तो उसके लिए जो है ये इदारा काम करता है। अब ये इदारा काम कैसे करता है? पाकिस्तान के अंदर भी ये इदारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करता है, जो कि मुख्तलिफ, अगर आप आगे यूनिवर्सिटी लेवल में जाते हैं और कोई वर्किंग करते हैं ना, वहाँ आपको ये बात समझ में आएगी। जब आप मास्टर्स लेवल पर या फिर आगे PhD लेवल पर वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको अपनी जो थीसिस या डेजर्शन जो भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे होते हैं ना, तो फिर वो आगे आपके नाम से पब्लिश होती है। और आप मेहनत करें और आपके सीनियर्स या कोई दूसरा जो है वो आपसे कराई गई रिसर्च को अपने नाम से पब्लिश कर दे, तो फिर आपको पता चलेगा कि मेहनत जब ज़ाया होती है तो कैसा लगता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो HEC इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, और IPO के नाम से जो है एक इदारा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ जो है आप अपनी किसी भी चीज़ को, अपने किसी भी पेटेंट को, डिज़ाइन को या ट्रेडमार्क को वहाँ जाके रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और जो है अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको आप ऑथराइज़ करा सकते हैं। तो ये काम 3 तरीके से किया जा सकता है। एक चीज़ कहलाती है पेटेंट, एक होती है कॉपीराइट और एक होता है ट्रेडमार्क। इन तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या होता है?
तीनों आपस में वैसे तो जनरली तौर पे मिलती जुलती चीज़ें हैं, तीनों में थोड़ा सा टेक्निकल फ़र्क है, वो भी बता देता हूँ। पेटेंट जो होता है वो एक ऐसा आपके पास एक अथॉरिटी होती है, एक सबूत होता है कि भाई ये जो फला इन्वेंशन है ये सिवाय मेरे कोई दूसरा इसको नहीं डिज़ाइन कर सकता या इस तरीके से कोई और बिज़नेस नहीं कर सकता। जैसे फ़र्ज़ करें आपने जो है ना बिरयानी बनाने का ख़ास कोई फार्मूला जो है ना डिफ़ाइन किया और आपने कहा कि भाई इस तरीके से बिरयानी बनती है, ज़बरदस्त। आपने चेक किया, आपने कहा मुझे इसका बिज़नेस करना है। पर आपने सोचा कि अगर मैं ये मार्केट में लेकर के आता हूँ अपनी ये रेसिपी और मुझसे ज़्यादा कोई दूसरा इस चीज़ पर पब्लिसिटी करके बिज़नेस कर लेता है तो मेहनत मेरी, इन्वेंशन मेरी और मुनाफा कोई और ले जाएगा। तो आप सबसे पहले जाएं और सीधा जा कर के ना पेटेंट को अपनी रेसिपी को जो मार्केट में भी पब्लिक नहीं है, आप जा कर के उसको रजिस्टर्ड करवा लें। तो कोई भी साइंटिस्ट जो कोई इन्वेंशन करता है या जब कोई नई चीज़ तख्लीक करता है तो वो अपने उस डिज़ाइन को और अपनी उस पूरी स्कीम को उसको जो है ना रजिस्टर्ड करवा लेता है। जैसे अगर कोई नई गाड़ी बनानी है, कोई गाड़ी का डिज़ाइन लॉन्च करूँगा तो मैं होंडा का एच वाला आइकन यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है भाई, वो मैं नहीं लगा सकता आगे लोगों के तौर पे, ना टोयोटा वाला लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपना रजिस्टर्ड कराया हुआ है, अपना पेटेंट कराया हुआ है अपना डिज़ाइन, तो वो उनकी एक पहचान है, तो वो कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। तो पेटेंट जो होता है वो आप रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद फिर आप बिज़नेस करते हैं ना, तो आपके पास अथॉरिटी होती है कि ये सिवाय आपके चंद सालों तक कोई दूसरा बंदा इस नाम से, इस स्कीम से या इस डिज़ाइन के ऊपर वर्किंग नहीं कर सकता। अब मुख्तलिफ मुल्कों में इस पेटेंट की जो टाइम लिमिट होती है वो डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में 20 साल है कि अगर आप जैसे कि फ़र्ज़ करें किसी भी मोबाइल का कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, मोबाइल की कंपनी खोल ली आपने, तो आपने को उसका जो डिज़ाइन या उसकी जो फीचर्स या फिज़िकल जो भी आपने उसको डिफ़ाइन किया डिज़ाइन को, वो आपने जो है वहाँ पेटेंट ऑफिस से जा कर के रजिस्टर करवा लिया, तो आपको 20 साल के लिए अथॉरिटी मिलेगी कि आपके सिवा इस प्रोडक्ट पर, इस डिज़ाइन से कोई और काम नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, या वो अगर करता है तो उसको आपको जो है ना रॉयल्टी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान में तो मौजूद हैं, लेकिन वो सारे के सारे किस तरह से खुले हुए हैं, वो फ्रेंचाइज़ की सूरत में खुले हुए हैं कि जिस बंदे को KFC का आउटलेट खोलना होता है वो KFC वालों से बाकायदा परमिशन लेता है। KFC वाले उसका पूरा जो है ना पैटर्न बताते हैं कि भाई आपने काम किस तरीके से करना है, फिर उसको जो है वो सेलेक्टिव रेसिपीज़ और काम करने के तरीके और हर चीज़ जो है उसको A to Z गाइड करते हैं, फिर जा कर के वो सेम टू सेम वैसा फ्रेंचाइज़ यहाँ पे खोलता है। और अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करे, उनके बताए हुए पैटर्न पे काम नहीं करे, तो वो कानूनी कार्रवाई करके उसको बंद करवा सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉपीराइट। पेटेंट की तरह कॉपीराइट भी हमारे वर्क को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका होता है। कॉपीराइट की मदद से कोई भी आर्ट वर्क जो कि किसी इंसान की इंडिविजुअल एफर्ट या स्किल्स की वजह से डेवलप होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और अगर कोई भी उसके कंटेंट्स को, उसके बनाए हुए आर्ट वर्क को बिना उसकी परमिशन के यूज़ करेगा तो उसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर आप कोई चैनल बनाए और उस पर आप किसी दूसरे इंसान के बने हुए कंटेंट्स को अपलोड कर दें बिना उसकी परमिशन के, तो वो आपके ख़िलाफ़ कॉपीराइट स्ट्राइक करता है और फिर जो है आपका चैनल जो होता है उससे बैन हो जाता है। कॉपीराइट की तरह हमारे पास नेक्स्ट जो IPO के अंदर जो चीज़ होती है, IPO यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जो राइट्स होते हैं उनके तहत जो प्रोटेक्शन का तीसरा तरीका वो ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसी भी इदारे का एक ख़ास लोगो या डिज़ाइन होता है, या वो कोई सिंबल या पैकेजिंग भी हो सकती है जिसको उसने रजिस्टर करवाया हो कि ये मेरे इदारे की पहचान है, और सेम इस तरीके से कोई दूसरी कंपनी या इदारा उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ट्रेडमार्क की भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उसके बाद जाकर के वो ख़ास लोगो या डिज़ाइन आपसे एसोसिएटेड होता है। जैसे मैंने अभी होंडा और टोयोटा की मिसाल दी, तो उनके डिज़ाइन को हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कराई हुई है। तो हम कोई सा भी दूसरा डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं मगर उस जैसा डिज़ाइन यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ जो आती है वो आती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी इसी को कहते हैं कि हम किसी भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुए होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को अगर हम लीगली तौर पे परचेज़ करते हैं तो ये बिल्कुल एक इथिकली राइट तरीका होता है। लेकिन अगर हम उनको किसी इलीगल सोर्स के ज़रिए एक्वायर करें तो वो फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। सॉफ्टवेयर पायरेसी का तरीका ये होता है कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं एक्चुअली वो सिर्फ कोड्स वगैरह होते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसको एक बंदे का लाइसेंस होता है, वो उसको परचेज़ करता है
तो जो परचेज़ करता है इथिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो कि एक लाइसेंस परचेज़ किया है तो वो सिर्फ अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखे उस सॉफ्टवेयर को। लेकिन बहुत से लोग करते ये हैं कि एक लाइसेंस के पैसे दे करके जब वो उनको सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो वो उस सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ बना लेते हैं और आगे चल कर के मार्केट में उसे दूसरे लोगों को सेंड आउट कर देते हैं। तो उससे होता यह है कि उस सॉफ्टवेयर कंपनी को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उसने तो जितने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, उसने जो मेहनत करी है, उसकी जो प्राइस रखी है वो एक बंदे के लिए रखी है। अब बहुत सारे बंदे अगर मिल करके एक लाइसेंस के पैसे दे करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो उससे सॉफ्टवेयर कंपनी को और वो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा है उसको काफ़ी नुकसान होगा। तो ये चीज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है और ये एक लीगल क्राइम है। बाहर के मुल्कों में तो बहुत सख्ती होती है। हम इस तरीके से, जिस तरह हम पाकिस्तान में विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं ना 150 रुपये की CD लेकर के, तो उस तरह से हम बाहर नहीं कर सकते। और आप बाहर देखें उस पर बड़ा जो है सख्ती की जाती है लाइसेंसेस के ऊपर, और बिना लाइसेंसेस के जो है ना अगर आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें तो उस पर बाकायदा सज़ा होती है। अब लास्ट टॉपिक इस हमारे चैप्टर का जो है वो है प्लेजियरिज्म। तो प्लेजियरिज्म जो होती है वो एक तरीका होता है कि भाई आपने किसी का वर्क उठाया, बिना किसी चेंजेस के कॉपी पेस्ट कर लिया और आगे चल कर के ना अपना पास आउट कर दिया। जितने भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि प्लेजियरिज्म वो इस तरह से करते हैं कि भाई एक बंदा असाइनमेंट कर लेता है, बाकी सारे उठा करके सिर्फ अपना नाम चेंज करते हैं और टीचर को वो सबमिट करवा देते हैं। तो मैनुअली तौर पे तो ये कर लेते हैं, सारे मिलजुल के काम हो जाता है। लेकिन हमारे पास अब जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है कि आपका जो असाइनमेंट है उसको आपने ही खुद से ही परफॉर्म करना है। और कंप्यूटर की मदद से तो प्लेजरिज्म करना आसान है भी और पकड़ना भी उतना आसान है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि किसी भी कंटेंट को जो है नेट पर सर्च करके बताते हैं कि ये आखिर आपने कितना ज़्यादा इसमें प्लेजरिज्म की हुई है, कहाँ कहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, वो सोर्सेज तक भी बता देते हैं अक्सर। तो जब हम कभी देखें, कॉपी पेस्ट करना जुर्म है, लेकिन कहीं से पढ़ना, किसी चीज़ को सीखना, अडॉप्ट करना और उसके बाद सीखने के बाद उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करना, वो प्लेजरिज्म नहीं है। ठीक है भाई। हाँ, ये प्लेजरिज्म है कि आपने मेहनत नहीं करी और आपने बस किसी की जैसी जो चीज़ मिली आपने उसको वैसे ही उठा करके ना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया और आगे जो है ना अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। तो ये नहीं करना चाहिए, ये एक पनिशेबल क्राइम है। बाकी आप सीख करके उसमें मॉडिफिकेशन करके अपनी मदद से, अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ फॉर्म करें तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस टॉपिक के साथ हमारे चैप्टर का अख्तिताम होता है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।